हेलो डियर स्टूडेंट, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको कक्षा 10 के विषय विज्ञान से संबंधित चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बताएंगे। पिछली वीडियो हमने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण बताए थे। आज की वीडियो हम आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की, रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया तुम्हारी जो होती है रासायनिक अभिक्रिया, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें क्या होता है, नए पदार्थ बनते हैं, पुराने कुछ बनते हैं तो कुछ टूटते हैं। यही होती है तुम्हारी रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार देखते हैं। नंबर 1 तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया, नंबर 1 पॉइंट जो तुम्हारा वो है संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 है वियोजन या विघटन अभिक्रिया। नंबर 3 है विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 5 है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। इन दोनों को संयुक्त रूप से हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया भी। तुम्हारी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो सामान्यतः 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अब तुमको इनकी डिफिनेशन देखनी है। तो नंबर 1 तुम्हारी डिफिनेशन होगी संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि संयोजन मतलब कि जुड़ना। तो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण कोयले का दोहन, मतलब कि तुम्हारी जो संयोजन अभिक्रिया होती है इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब दो तो होने ही चाहिए, इससे अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, मिलकर क्या बनाएंगे, एक उत्पाद बनाते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दोनों मिलकर क्या एक हो जाते हैं। उत्पाद हमेशा एक ही बनेगा संयोजन में, ध्यान रखना। तो यही तुम्हारी होती है संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण है कोयले का दहन, नंबर 1 एग्जाम्पल उदाहरण है कोयले का दहन। कार्बन, जिसका मतलब यहाँ सॉलिड स्टेट है, मतलब कि कार्बन जो है सॉलिड स्टेट में, प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन के स्टेट में, गैस में, बराबर CO2 बना, मतलब तीर यहाँ लगेगा। तो तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड बना जो भी गैस है। तो ये तुम्हारा कोयले का दहन करने पर हमको क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखो उत्पाद एक मिल रहा और विकारक क्या है, दो है, कार्बन और ऑक्सीजन। इसी पर एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 2 है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से जल का निर्माण होगा। तो हाइड्रोजन मतलब 2H2 गैस फार्म में होगी, हाइड्रोजन प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन भी गैस फार्म में होगी, बराबर यानी तीर लगाएंगे यहाँ पर क्या होगा 2H2 लिक्विड में बनेगा। जो तुम्हारा जल होता है क्या होता है, जली जल क्या होता है, तल पदार्थ होता है, तो तुम्हारा जल बन जाएगा। तो तुम्हारा देखो इसमें उत्पाद केवल जल बना है, मतलब कि तुम्हारा संयोजन की एग्जाम्पल से याद कर सकते हो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अभिकारक मिलकर एक उत्पाद केवल बनाते हैं, तो वही तुम्हारी क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। अगली तुम्हारी जो डिफिनेशन है वो वियोजन अभिक्रिया की, कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया, इसका संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें एक अभिकारक होगा, अभिकारक क्या होगा, अभिकारक किसे कहते हैं, जो तीर के पहले होता है वो अभिकारक होता है, जो तीर के बाद होता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है। मतलब अभिकारक इसमें एक होगा और टूटेगा तो कितना बनाएगा, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, उत्पाद इसमें ज़्यादा बनेगा, उसे वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल दिया तुम्हारा फेरस सल्फेट का 2FeSO4 सॉलिड स्टेट में है। तो ये जब टूटेगा तुम्हारा तीर के इधर तो ये क्या बनेगा, या Fe2O3 फेरस ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, प्लस SO3 और सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी और SO3 भी निकलेगी, मतलब दो गैस निकलेंगे, SO2 और SO3 दो गैसें यहाँ पे निकलेंगी जब फेरस सल्फेट का विघटन होता है, मतलब कि वियोजन होता है। ये दूसरा एग्जांपल है COCA3, मतलब ये क्या होता है, चूना होता है तुम्हारा एक चाक जिससे बोर्ड में लिखा जाता है, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में होती है तुम्हारी। जब ये टूटती है तो फिर यानी कि उत्पाद इसका बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड स्टेट में, प्लस CO2 गैस निकलती है। तो ये तुम्हारी वियोजन अभिक्रिया हो गई। वियोजन अभिक्रिया में ध्यान रखना कि वियोजन नाम से ही पता चला, वियोजन मतलब एक अभिकारक होता है और दो या दो से अधिक उत्पाद मिलते हैं यहाँ को, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन इसका उल्टा था। तो देखते हैं अगली डिफिनेशन क्या है। अगली डिफिनेशन तुम्हारी विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन मतलब कि बदलना, स्थान बदलना, विस्थापन। तो कह रहा है इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। देखो इसमें विस्थापन से ना ही पता चल रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ विस्थापित हो रहा है। तो इसमें तुमको डिफिनेशन लिखिए कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, मतलब जो तुम्हारा तत्व होगा वो जो अधिक क्रियाशील होगा वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, यौगिक से विस्थापित, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में, प्लस Zn जिंक सॉलिड स्टेट में। जब तीर की इधर इसको उत्पाद बनाएंगे तो बनेगा तुम्हारा आकर के ZnSO4। देखो जरा यहाँ पे जिंक और कॉपर दो यहाँ पर धातुएं हैं, जिंक और कॉपर। तो यहाँ पर जिंक जो है अधिक क्रियाशील धातु है और कॉपर जो है कम क्रियाशील, इसलिए यहाँ पर जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया था, तो ZnSO4 बन गया, प्लस कॉपर सॉलिड स्टेट में अलग हो गई। यही होती तुम्हारी विस्थापन अभिक्रिया। अगली डिफिनेशन तुम्हारी है द्विविस्थापन अभिक्रिया की। मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कह रहा है इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मतलब कि जो तुम्हारी अभिक्रिया होती है इसमें उत्पादों का निर्माण जो होता है, तुम्हारा जो
बनते उत्पाद आके प्रोडक्ट, उनमें दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण तुम्हें दिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में प्लस BaCl2, ये भी एक्वस फॉर्म में। तो तुम्हारा जो बनेगा अगर बनेगा BaSO4, देखो यार BaSO4 बना प्लस 2NaCl बना। अब इसमें ध्यान देना, तुम्हारा Na2SO4 है, इसमें तुम्हारा Na प्लस है और है SO4 2 माइनस, तो इसका Na प्लस और दूसरी रिएक्शन तुम्हारी BaCl2, इसके तो तुम्हारा क्या फॉर्म है Ba, इसमें तुम्हारा बनेगा Ba प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसमें Na प्लस और Cl माइनस बनकर क्या बन गया 2NaCl बन गया, और BaSO4 Ba प्लस वाला और तुम्हारा SA4 वाला मिलकर क्या बना BaSO4, तो यही तुम्हारा इसमें आयनों क्या हुआ है आदान प्रदान हुआ, तो इसलिए ये तुम्हारी क्या हो जाएगी द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। अगली डिफिनेशन देखते हैं, तुम्हारी जो संयोजन अपक्रिया का अंतिम प्रकार क्या है, उपचयन एवं अपचयन, यानी उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया क्या होती है। तो उपचयन सबसे पहले देखिए उपचयन अपक्रिया क्या होती है, तो जब किसी अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन नहीं सॉरी दोस्तों उपचयन कहा जाता है, मतलब उपचयन अपक्रिया कहा जाता है। मतलब कि अपक्रिया हो रही उसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि होगी या हाइड्रोजन का ह्रास होगा, ध्यान रखना ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास मतलब कमी होगी, तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है 2Cu + O2 2Cu, इसमें देखो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन तो है नहीं, तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों हो साथ में, एक हो सकता है दोनों भी हो सकते हैं। 2Cu + O2 2Cu बन गया, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यहाँ पर ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी है 0 होगी, क्योंकि सिंगल लिखा यहाँ पर कितना हो गया प्लस का 1 हो गया जा करके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। अब तुम्हारी डिफिनेशन इसकी है अपचयन की। अपचयन में इसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, इसमें तुमको एक याद रखना है, उपचयन याद रखोगे कि ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन का ह्रास, तो अपचयन इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की क्या होगी ह्रास होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, उसे अपचयन कहा जाएगा। एग्जाम्पल है Cu + H2, CuO + H2, तो देखो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, Cu + H2, तो Cu अलग हो गया प्लस H2O, H2 तुम्हारा अलग होगा, इसमें हाइड्रोजन तुम्हारा क्या हो रहा है हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, क्योंकि H2 हो गई, यहाँ पर H2 की 0 सी बैलेंस, यहाँ पर H2 कितनी हो गई प्लस का 2 हो गई जा करके, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, तो ये तुम्हारी अपक्रिया क्या हो जाएगी अपचयन हो जाएगी। अब नीचे लिखा है कि इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अथवा रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, मतलब कि इसको हम रिडॉक्स अपक्रिया भी कह सकते हैं। नीचे लिखा तुम्हारा पॉइंट नंबर कि जब उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अपक्रिया में होते हैं तो उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, मतलब कि तुम्हारे जो दोनों क्रियाएं हैं उपचयन और अपचयन की जब एक ही अपक्रिया में हो रही हैं तो उसे हम रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे CuO + H2O, Cu + H2O, तो इसमें तुम्हारा देखो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए तुम्हारी कौन सी अपक्रिया रिडॉक्स अपक्रिया, यानी उपचयन और अपचयन दोनों एक ही रिएक्शन में शो हो रहे हैं। क्या रिडॉक्स अपक्रिया कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। अगला एग्जाम्पल तुम्हारा जिसके उदाहरण दिए नंबर 1 है ZnO, मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस C मतलब कार्बन, तुम्हारा जो बनेगा अगर इसका प्रोडक्ट बनेगा Zn अलग हो जाएगा प्लस CO, तो इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और क्या इसमें वो क्या कहते हैं हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो मतलब तुम्हारा रिडॉक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल। दूसरा है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4HCl, इसमें बनेगा MnCl मैग्नीज क्लोराइड प्लस 2H2 जल बना प्लस क्लोरीन गैस अलग हो गई, तुम्हारी भी क्या है ये भी तुम्हारी एक रिडॉक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल है। अगली तुम्हारी डिफिनेशन है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई रिएक्शन होती है उसमें हमको प्रोडक्ट तो मिल रहा है, मतलब उत्पाद तो मिल रहा है, उसके साथ साथ अगर ऊष्मा भी मिल रही है तो हम क्या उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक क्या होती है मेथेन होती है, प्लस दहन करना तो ऑक्सीजन चाहिए 2O2 गैस में, तो क्या बनेगा अगर तुम्हारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा प्लस ऊर्जा हमको मिलेगी, यही ऊर्जा जो मिलती है इसे हम क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, अगली डिफिनेशन है तुम्हारी ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब कि रिएक्शन जब होती है तो ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब ऊर्जा हमको देनी पड़ती है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरी डिफिनेशन इसकी है वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही होती है तुम्हारी वियोजन, यानी कि उसको हमको तोड़ना है ना तो उसमें हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी अलग से, तो वही तुम्हारी होती है तुम्हारी ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। अतः वियोजन अभिक्रियाएँ ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ होती हैं, मतलब जो वियोजन अभिक्रिया होती है वही तुम्हारी ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे 2AgCl, मतलब कि सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में जब ये टूटेगा Ag सिल्वर अलग हो जाएगी, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, माइनस ऊष्मा, मतलब इसको मतलब तुम्हारा 2AgCl जो लिखा है इसको तोड़ने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी, जिसको हम तोड़ने के लिए ऊष्मा देते हैं वो तुम्हारी होती है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, और जिसको हमको तोड़ने पर ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। यही बस आपको ध्यान रखना है 2 पॉइंट। अगला है दैनिक जीवन में
उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, मतलब तो दैनिक जीवन हमारा है उसमें उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 है संक्षारण। संक्षारण के उदाहरण देखते हैं तो कह रहा है जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, जल, अम्ल आदि के संपर्क में आता है, मतलब कोई धातु है ये तो नमी के संपर्क में आएगी, वायु के संपर्क में, जल के संपर्क में आती है तो उसके धातु की जो पतली परत होती है वो कमज़ोर हो जाती है, मतलब जो परत होती है ऊपर वायु कमज़ोर हो जाती है, अर्थात वो धातु संक्षारित हो जाती है। जब वायु में आएगी, ऑक्सीजन आएगा, जल आएगा तो वो धातु में जंग लगता है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं, तो धातु संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। मतलब सीधा सा एग्जाम्पल है कि अगर लोहे पर जंग लग जाती है तो यही तुम्हारा संक्षारण का एग्जाम्पल होता है। जैसे एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत का बनना। अब तुम चांदी को अगर बाहर रख दो कहीं पे तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि उस पर एक काली परत जम जाती है, यही संक्षारण का एग्जाम्पल है। तांबे की परत पर, यानी कि तांबे पर हरी परत का जमना। तांबे की कोई तुम्हारे पर प्लेट है उसको बाहर रख दो कुछ दिनों के लिए, बरसात हो, धूप निकले, फिर बरसात, ऐसा करने पर जो उसमें होती है ना एक हरी परत बन जाती है, तो ये भी तुम्हारा संक्षारण का उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। दूसरा इसका पॉइंट है यानी कि हमारे दैनिक जीवन में जो उपचयन क्रिया प्रभाव होते हैं, दूसरा है विकृत गंधिता, मतलब कि जो तुम्हारा कुछ खाने में पदार्थ होता है उसमें ना गंध आने लगती है दूसरी प्रकार की, जैसे होते हैं वैसी नहीं आती, उसी कहते हैं विकृत गंध का। तो कह रहा है वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ उपचयित होगा, केवल उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है और ख़राब होने लगती है, जिससे विकृत गंध दिया जाते हैं। मतलब यही जो तुम्हारा पन्नियों में भरी रहती है सामान्य, अगर इनको जब एक्सपायरी डेट इनकी हो जाती है तो क्या होता है, इनमें जो स्वाद होता है बदल जाता है, तो इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं, मतलब ये ख़राब हो जाती हैं, तो जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना। इस वीडियो की आप PDF फाइल चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल पे अवश्य ज्वाइन करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी वीडियो की PDF फाइल दी जाती है जो कि आपके रिविजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।